ओके, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई, क्या हाल चाल, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं? हाँ जी बच्चा, ऑल क्लियर, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ ठीक, आवाज वगैरह सब सही आ रही है? गुड मॉर्निंग। ओके तो आज जो है तुम लोगों की क्लास अब 11:30 बजे से लगेगी, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन 1 बजे से लगेगा, तो प्रैक्टिस सेशन 1 बजे से है, 1 से 2, और तुम लोगों की ये क्लास जो है 11:30 से अब लगेगी, ठीक है? ओके, हाँ जी, मैं एकदम सही हूँ। तुम कैसे हो, तुम सब कैसे हो? ओके तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने ग्राफ पढ़ लिए थे, हमने एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, हमने लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था। एनी डाउट लास्ट क्लास में? किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। कोई भी डाउट, किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्रैक्टिस सेशन आपका यही ऐप में ही होगा, वो एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना ऑलरेडी, उसमें होगी। हेलो जी। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ एक डाउट पूछो प्लीज, रोशनी पूछो। हाँ जी, जो भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एक भी डाउट है तो प्लीज प्लीज आस्क, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज एक्सप्लेन अपवर्ड कर्व अगेन। अपवर्ड कर्व अगेन, तो यहाँ देखो। ओके, ये है बच्चे अपवर्ड। सिंपल, इनिशियल पॉइंट में देखो, यहाँ हम थे, यहाँ पर हमारा प्राइस P1 था, डिमांड D1 था। हुआ ये कि प्राइस बढ़ गया, जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, यानी अब हम यहां से यहां मूव हो गए। यानी इस केस में देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। अपवर्ड मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस घटने से डिमांड प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा? घटेगा। और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यानी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है? ओके ठीक है बच्चा। ओके तो आगे बढ़ा जाए, आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में इसे हम कहते हैं मांग की लोच, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे ध्यान से सुनना स्टार्ट करना, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक्सटेंशन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। एक्सटेंशन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का, यानी जहां पर लॉ ऑफ डिमांड की वर्किंग कंप्लीट होती है वहां से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वर्किंग शुरू होती है। मतलब अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इतनी सी चीजें पढ़ी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, और कीमत कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइस कितना कम होने के कारण डिमांड कितनी ऊपर बढ़ेगी, या प्राइस कितना बढ़ने के कारण
डिमांड कितनी नीचे गिरेगी, इसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच के नाम से जानेंगे। यानी सिंपल सी भाषा में हमने फॉर एग्जांपल ये पेन की बात करो, ठीक है, ये पेन अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो तुम सब सिर्फ इतना बता सकते हो कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। लेकिन जब मैं तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा दूंगी ना, तो तुम यहाँ पर ये बता सकते हो कि ये पेन का प्राइस कितना बढ़ने के कारण इसकी डिमांड कितनी गिरी होगी, या फिर ये पेन का प्राइस कितना गिरने के कारण डिमांड इसकी कितनी ऊपर बढ़ी होगी। यानी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। यानी मांग में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, प्राइस में कितना प्रतिशत चेंज आने के अकॉर्डिंग। यानी प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ रहा है जिसके कारण डिमांड में कितने प्रतिशत चेंज आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मांग की लोच कहेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी प्राइस में कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग मांग यानी डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रख दे रहे हैं क्या चीज, हम इसमें रख दे रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर और निकालती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर इन फॉर्मूले में आप देखो, मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड का भी फॉर्मूला रखती हूँ और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का भी फॉर्मूला रखती हूँ। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकाला जाता है? न्यू डिमांड यानी D1 माइनस ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, यही होता है ना डिमांड का फॉर्मूला, अपॉन प्राइस में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये देखो D1 माइनस D को हम चेंज इन डिमांड लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड डिवाइडेड बाय P1 माइनस P इज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। अब इसको हम और देखेंगे, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट करके लिख देंगे तो हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। ठीक है, ये होते हैं दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले। अब अगर तुम लोग से कभी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तुम लोगों को देखना है कि इन दोनों फॉर्मूलेस में से कौन सा फॉर्मूला तुम रखकर बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा के दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए। ध्यान से देखो, एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए जिसमें उसकी डिमांड है 1000 kg की। एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है जिसमें उसकी डिमांड कितने की है? 1000 kg की है। अच्छा, प्राइस बढ़कर हो गया 150 रुपए, नया प्राइस हो गया 150, तो डिमांड कब हो गई मान लो 750 kg। अब यहां पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब इस क्वेश्चन में
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तुम अगर देखोगे तो ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकेंड फॉर्मूला है, तुम देखोगे क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? अच्छा एक बार खुद निकाल के दिखाओ, मेरे हिसाब से देखते हूं मैं कितने बच्चे निकाल सकते हैं इसे, एक बार निकाल के दिखाओ। हाँ जी, एक बार निकाल के दिखाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालोगे भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। यही फॉर्मूला है ना बच्चे? अब देखो ध्यान से, चेंज इन डिमांड कितना है? यहां देखो, चेंज इन डिमांड 1000 से 150 हो रहा है। चेंज इन डिमांड कितना है? चेंज इन डिमांड है 250 अपॉन चेंज इन प्राइस, देखो प्राइस पे चेंज कितना आ रहा है? 50 का, इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या है? 100 इनटू अपॉन ओरिजिनल डिमांड क्या है? 1000। ठीक है, अब यहां पर इसे काट दो, आंसर क्या आएगा? 1/2 यानी 0.5। यानी इस क्वेश्चन में हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? इस क्वेश्चन में हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई 0.5 की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शब्द का मतलब क्या है भाई? कहा जा रहा है प्राइस में कितना परसेंट चेंज आने के कारण डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच के नाम से जानेंगे। यानी इस पेन का प्राइस अगर 50% बढ़ता है तो इसकी डिमांड कितनी प्रतिशत गिरी होगी? 50% से ज्यादा गिरी होगी, कम गिरी होगी, बिल्कुल नहीं गिरी होगी। यानी प्राइस और डिमांड के चेंज के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच कहते हैं। यानी कितना प्रतिशत प्राइस में चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत डिमांड में चेंज आया। ठीक है, डन? इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन, चलो मान लो इफ a percentage या if the percent change in demand is 20% and its elasticity of demand is 3, find by how much? ये 2 ही कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है। ठीक है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट द प्राइस चेंज्ड। चलो आंसर दो, क्या लिखा है? अगर दिखा हुआ है कि अगर एक वस्तु की डिमांड में चेंज जो है वो कितना है? 20% है और उसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2, तो बताओ कितने प्रतिशत से उसकी कीमत चेंज हुई होगी? बताओ कितने प्रतिशत से उसकी कीमत चेंज हुई होगी? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। ओके, तो अब हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे? पीछे देखो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला? फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा या सेकंड फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से बताओ, पहला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा? तो ज्यादा इजी है भाई पहला फॉर्मूला, ज्यादा इजी तो पहला फॉर्मूला है ना। ओके चलो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है? 2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 20
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। तो x इज इक्वल टू 20/2 यानी 10%। यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना प्रतिशत प्राइस से चेंज आया होगा, तो प्राइस से चेंज आया है 10% का। समझ में आया अच्छी तरीके से, हाँ या ना? समझ में आया बच्चे? यस और नो? तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच क्या है? मांग की लोच इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कीमतों में कितना प्रतिशत चेंज आया उसके अकॉर्डिंग मांग में कितना प्रतिशत चेंज आया, उसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, डन, परफेक्ट है, बढ़िया। ओके, अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बच्चे 5 अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं। ये पांचों सिचुएशन को समझाना मेरा काम होगा। ध्यान से सुनोगे, पांचों सिचुएशन को समझाना मेरा काम होगा। इसको समझकर अपनी आसपास की जिंदगी से रिलेट कर कर सिचुएशन का आंसर आप सब मुझे दोगे। यानी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ये सिचुएशन हमसे कहती क्या है। ठीक है, उसको समझकर अपनी आसपास की जिंदगी से रिलेट करके सिचुएशन के आंसर्स आप सबको मुझे देने हैं। ठीक है, ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 सिचुएशन पढ़ाना स्टार्ट करूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दे रही हूं। ठीक है, तो 5 सिचुएशंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। 5 सिचुएशन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और 5 सिचुएशन के ग्राफ्स भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहली सिचुएशन हमारे लिए क्या है? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हिंदी में से हम क्या कहते हैं? हिंदी में से हम कहते हैं पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हिंदी में पूर्ण लोचदार मांग। अब ध्यान से सुनिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमसे क्या कहता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमसे कहता है ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर प्राइस यानी कीमतों में इतना माइनर सा चेंज आ रहा है, इतना हल्का सा चेंज आ रहा है कि आम जिंदगी में इस माइनर से चेंज को हम अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर मानेंगे। यानी क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है प्राइस यानी कीमतों में एकदम माइनर चेंज, एकदम हल्का सा चेंज आ रहा है। यानी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर चेंज आ रहा है? 0 के बराबर चेंज आ रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल 100 की चीज में 1 रुपए बढ़ गया, 100 की चीज 101 रुपए की हो गई, या 500 की चीज 502 रुपए में हो गई। समझ में आ रहा है? 500 के हिसाब से 2 रुपए बढ़ना बहुत माइनर सा चेंज है। यानी अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो तुम 0.00 समथिंग आएगा। यानी प्राइस में इतना माइनर सा चेंज आए, इतना हल्का सा चेंज आए कि आम जिंदगी में इस माइनर से चेंज को अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर माना जाए। लेकिन अगर प्राइस में इतना माइनर सा चेंज आने के कारण हो ये रहा है कि डिमांड में बहुत मेजर चेंज आ रहा है, यानी इनफाइनाइट, असीमित के बराबर चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है कि आप उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्ण लोचदार मांग। यानी यहां पर देखो, 2 पॉइंट्स को दिमाग में घुसाओ। क्या? पहला पॉइंट इस प्राइस में माइनर सा ही चेंज आना चाहिए।
यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ही चेंज आना चाहिए प्राइस में। प्राइस में बिल्कुल माइनर सा चेंज यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज आए, जिसके अकॉर्डिंगली डिमांड में यानी मांग में बहुत मेजर यानी इनफाइनाइट चेंज आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्ण लोचदार मांग के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बच्चे फॉर्मूला क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्राइस में बिल्कुल माइनर सा चेंज लिखा है यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज होगा, तो यहां पर देखो प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह जीरो लग दिया। एनीथिंग ऊपर कुछ भी रखो नीचे जीरो रखो, आंसर किसके बराबर आएगा? डिनोमिनेटर में जीरो रखो, न्यूमरेटर में कुछ भी रखो, आंसर किसके बराबर आएगा? हाँ जी बताओ, ऊपर कुछ भी रखो नीचे जीरो रखो, आंसर किसके बराबर आएगा? अरे इनफाइनाइट, असीमित। भाई डिनोमिनेटर में अगर तुम जीरो रख रहे हो और ऊपर कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ एनी नंबर, वो हमेशा किस के बराबर आएगा? इनफाइनाइट। यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट यानी असीमित के बराबर होगी। समझ में आया? चलो बताओ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में चेंज कैसा होगा? हाँ जी, प्राइस में चेंज कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में चेंज कैसा होगा? बोलो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। आंसर दो बच्चे, प्राइस में चेंज कैसा होगा? बहुत माइनर, बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? जीरो के बराबर। यानी प्राइस में अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? जिसके अकॉर्डिंगली डिमांड में आ रहा है इनफाइनाइट यानी असीमित चेंज, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? हमेशा इनफाइनाइट यानी असीमित के बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है, एग्जाम्पल दे रही हूं। ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है। ये सिचुएशन क्या कहना चाह रही है? ये सिचुएशन कह रही है, मान लो वो प्रोडक्ट 500 की जगह अब 502 रुपए में बिक रहा है। वो प्रोडक्ट 500 की जगह अब कितने में बिक रहा है? 502 रुपए में बिक रहा है। यानी एक प्रोडक्ट पर सिर्फ 2 रुपए प्राइस बढ़ा, 500 का प्रोडक्ट 502 में हुआ। सिर्फ 2 रुपए बढ़ने के कारण मान लो हर कोई इंडिया में वो प्रोडक्ट खरीदना ही छोड़ दे, हर कोई इंडिया में उस प्रोडक्ट को खरीदना ही छोड़ दे, या फिर 500 का प्रोडक्ट में 2 रुपए कम हो जाए, मान लो 498 का हो जाए। सिर्फ 2 रुपए कम होने के कारण इंडिया में हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानेंगे। समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? तो अब मुझे एग्जाम्पल बताओ, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहां पर तुम्हें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होते को मिलेगी? प्राइस में माइनर सा चेंज, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है? एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल दो सबके सब बच्चे। हाँ जी, एग्जाम्पल दो बच्चे। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर तुम्हें लग रहा है कि ये सिचुएशन होगी? तो पेट्रोल, पेट्रोल परफेक्टली इलास्टिक होगा। यानी अगर तुम कह रहे हो, मान लो इस टाइम 80 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, मान लो मैम 80 का पेट्रोल 81 का हो जाए, सिर्फ 1 रुपए पेट्रोल में बढ़ जाए, तो हम सारे के सारे पेट्रोल को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे। जिसके घर में गाड़ियां होंगी वो सब अपनी गाड़ियों में आग लगा देंगे, क्योंकि अब 80 का पेट्रोल 81 में हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
या फिर 80 का पेट्रोल 79 का हो जाए, सिर्फ 1 रुपए कम हो जाए, तो हम पेट्रोल ही पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, रोजाना अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव में ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 रुपए पेट्रोल में कम हुआ। ऐसा होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? पेट्रोल कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस में एकदम माइनर सा चेंज डिमांड को इनफाइनाइट यानी असीमित तौर से चेंज कर रहा है? यानी हल्का सा प्राइस में चेंज या तो पूरी तरीके से डिमांड को बढ़ा देगा या तो पूरी तरीके से डिमांड को घटा देगा। भाई यहां पर तुम सारे के सारे बच्चे चाहे जितना सोच लो, जितना भी सोच लो, तुम एक बात बताओ, हम कैसे इस चीज का एग्जाम्पल ले सकते? कोई भी लग्जरी में कुछ भी उठा लो, नेसेसिटी में कुछ भी उठा लो, तुम्हें लगता है सिर्फ 1-2 रुपए बढ़ने के कारण ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें हर कोई खरीदना छोड़ दे? यानी इंडिया में सारी की सारी पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ दे रही है क्योंकि 1-2 रुपए बढ़ रहा है? या फिर सिर्फ 1-2 रुपए घटने के कारण हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देगा? क्या कभी भी इतना ज्यादा सेंसिटिव डिमांड होती है कि 1-2 रुपए घटेगा तो हम सब खरीदने चले जाए, 1-2 रुपए बढ़ेगा तो हम सब खरीदना छोड़ दे? भाई क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसीलिए याद रखिएगा, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, इमेजिनरी कंडीशन है। रियल लाइफ में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके प्राइस में इतना हल्का सा चेंज करोगे तो डिमांड या तो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी या तो डिमांड इतनी ज्यादा गिर जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए ये क्या है? ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। समझ में आया? ओके, अब इसका जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन होगा जिसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम क्या कहेंगे? और इसके बाद हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हिंदी में इसे हम कहेंगे पूर्ण स्थिर मांग। यानी अभी तक हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्ण लोचदार मांग। अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी पूर्ण स्थिर मांग। ये सिचुएशन क्या कह रही है? ध्यान से सुनिएगा। ये सिचुएशन कह रही है कि प्राइस में आपकी मर्जी है, अब की बार आप चाहे जितना मेजर चेंज कर लो, कीमतों को जितना ज्यादा बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, कीमतों को जितना ज्यादा गिराना चाहते हो गिरा दो। 100 का प्रोडक्ट 1000 का बेचो, 100 का प्रोडक्ट 2 रुपए का बेचो, मर्जी तुम्हारी है। प्राइसेस पे चाहे जितना मेजर चेंज करके देख लो, प्राइसेस में इतना मेजर चेंज होने के बावजूद भी अगर डिमांड यानी मांग में किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से जानेंगे। यानी कीमतें चाहे जितना बढ़ जाएं या कीमतें चाहे जितना गिर जाए, कीमतों को चेंज हो रहा है लेकिन उसकी मांग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, 0% चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यानी अब यहां पर क्या होगा भाई? प्राइस में हमारी मर्जी है, हम चाहे जितना मेजर चेंज कर ले, प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, कितना भी प्राइसेस को बढ़ा लो, कितना भी प्राइसेस को घटा लो, प्राइसेस पे इतना मेजर चेंज करने के बावजूद भी डिमांड में यानी मांग में कोई भी चेंज नहीं आएगा। व्हेन देयर इज अ 0% चेंज इन डिमांड, तब उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे।
अच्छा बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बात बताओ, यहां पर डिमांड की जगह आपकी बार जीरो रखेंगे, न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में हम कुछ भी रखेंगे, आंसर किसके बराबर आएगा? ऊपर जीरो, नीचे हम कुछ भी रखेंगे, आंसर किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो कैसे बिल्कुल अपोजिट है। यहां देखो, यहां प्राइस में माइनर सा चेंज हो रहा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी जो लोचदार मांग थी वहां प्राइस में बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज हो रहा था। यहां प्राइस में बहुत मेजर चेंज है, जितना मर्जी उतना चेंज कर लो। उधर डिमांड में बहुत ज्यादा मेजर चेंज था, इधर डिमांड में जीरो चेंज है। वहां पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट थी, यहां पर इलास्टिसिटी जीरो है। भाई वो तो इमेजिनरी सिचुएशन थी, इसका एग्जाम्पल बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमतों में मर्जी हमारी है, हम चाहे जितना चेंज कर ले उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसी कौन सी चीज है? हाँ जी, कौन सी चीज है भाई? जैसे डेली यूज की चीजें, दाल चावल, मेडिसिन, ऑयल, सॉल्ट। ओके, यानी रोजाना की जरूरत की चीजें। आपसे मैक्सिमम लोग कह रहे हैं मैम जो रोजाना की जरूरत की चीजें हैं, यही कह रहे हो ना? चलो अच्छा, नमक की बात करते हैं। नमक तो बहुत बड़ी नेसेसिटी है ना, है ना? नमक का प्राइस, ध्यान से सुनना, 50 रुपए का नमक मिल रहा है, 50 का नमक 100 का हो जाए, उसकी डिमांड में चेंज आएगा? चलो तुम कह रहे हो कि मैम नहीं आ सकता, नहीं आएगा, लोग फिर भी नमक खरीदेंगे। ओके, 100 का नमक 2000 का बिकने लगे तो क्या उसकी डिमांड कम नहीं होगी? भाई इंडिया में सारे के सारे लोग अमीर तो बैठे नहीं हैं, हम कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर क्लास पीपल भी तो होंगे। क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है नमक को 2000 रुपए में? यानी जितनी नमक की डिमांड 50 में रहेगी उतनी ही नमक की डिमांड 2 रुपए में भी रहेगी, या उतनी ही नमक की डिमांड 2000 में भी रहेगी? नहीं बच्चे, जब 50 का नमक 2000 का मिलना शुरू हो जाएगा ना, इंडिया में लोग नमक खरीदना कम कर देंगे। यस, बिल्कुल सही सुना आपने भाई, खाने में कम नमक खा लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जेब में पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए। नमक का प्राइस गिरेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तुम देखो 2000 का नमक 2 रुपए का हो जाए, ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचेंगे कि नमक सस्ता हो गया तो चलो खाने में ज्यादा नमक खा ले, नहीं, ज्यादा नमक नहीं खाएंगे, लेकिन हम नमक का बाकी यूज भी तो कर सकते हैं। भाई 2000 का नमक बिक रहा है, घर में हमारे अचार नहीं बनेगा। भाई 2000 की जगह 2 रुपए का नमक मिल रहा है तो घर में अचार वगैरह बन रहा है। क्यों? अचार में नमक ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। भाई नमक जैसी बेसिक नेसेसिटी में भी डिमांड में असर आएगा ही आएगा अगर उसका प्राइस इतना ज्यादा चेंज हो जाए। भाई 50 का नमक 5000 का बिकेगा तो हर कोई नमक अफोर्ड नहीं कर सकता, लोग नमक खाना छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। अब नमक का खाना छोड़ देंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, नहीं, लेकिन हमारे पास जब जेब में पैसा ही नहीं है तो हम कैसे अफोर्ड कर लें 5000 का नमक? भाई नहीं है पैसा, कैसे अफोर्ड कर लेंगे? और इसीलिए कोई खाने पीने की चीजें तो हो ही नहीं सकती। खाने पीने की चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दाल चावल हो गया, सब्जी हो गया, डेली नेसेसिटीज की चीजें हो गई, आटा हो गया, इन सब में अगर प्राइस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी होगी। ठीक है, अब अगर हम मेडिसिन की बात करें, ठीक है, अच्छा मान लो कैंसर के पेशेंट के लिए कैंसर की दवा, बहुत एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं, कैंसर के पेशेंट के लिए कैंसर की दवा। भाई अगर वो कैंसर का पेशेंट है और अगर वो कैंसर की दवा नहीं ले रहा है तो वो मरेगा, एंड रिजल्ट क्या होगी? उसकी डेथ, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इंडिया में कैंसर का इलाज 1 लाख रुपए का मौजूद है, ठीक है, और इंडिया में 100 लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। ध्यान से सुनना, इंडिया में
कैंसर का इलाज 1 लाख रुपए का मौजूद है और इंडिया में 100 लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इंडिया में सिर्फ 100 लोगों को कैंसर होगा? नहीं, कैंसर तो बहुत लोगों को होगा, लेकिन 1 लाख रुपए का इलाज अफोर्ड सिर्फ 100 लोग कर पा रहे हैं, इसीलिए 100 लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। मान लो रेट डाउन हो गए, 1 लाख का इलाज 50,000 का हो जाए, 1 लाख का इलाज 50,000 का हो जाए, तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचेंगे यार कैंसर का इलाज डिस्काउंट पे आ गया, चलो हम कैंसर का इलाज करवा लेते हैं, डिस्काउंट पे आ गया ना। ऐसा नहीं होगा कि जिनको नहीं होगा कैंसर वो करवाना शुरू कर देंगे इलाज, नहीं। वो क्या करेंगे, जो अभी तक कैंसर के पेशेंट थे और वो 1 लाख का अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 50,000 का इलाज होगा, वो अफोर्ड कर पाएंगे, वो करवाएंगे, डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, 1 लाख का इलाज 1.5 लाख का हो जाए, भाई प्राइस बढ़ जाए, ऐसे कुछ तो लोग होंगे जो कैंसर का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उसकी डिमांड कम भी होगी। भाई लोगों की कैंसर से डेथ क्यों होती है? क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सके। तो यानी अगर प्राइस बहुत ज्यादा बदलेगा तो डिमांड में फर्क पड़ेगा। चलो अब मैं इसका आंसर देती हूं। तुम सबके सब चाहे जितना सोच लो, तुम सबके सब चाहे जितना सोच लो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन है, ये भी एक काल्पनिक स्थिति है जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को गलत साबित कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था ना मैंने तुम लोग को बच्चे। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने तुम लोग से क्या कहा था, अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में फर्क पड़ेगा। मैंने ये कहा था ना, अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में फर्क पड़ेगा, मैंने ये कहा था। यहां मैं कह रही हूं कि प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो या तो लॉ ऑफ डिमांड सही हो सकता है या ये सिचुएशन सही हो सकती है। एंड लॉज हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ में बेस्ड होते हैं और इसीलिए ये सिचुएशन क्या है, इमेजिनरी है। याद रखिएगा, परफेक्ट शब्द ऐड हो रहा है इकोनॉमिक्स में। नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है और इसीलिए दोनों इमेजिनरी है। भाई परफेक्टली इलास्टिक कह रहा है प्राइस माइनर सा चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है, इनफाइनाइट तौर से पॉसिबल नहीं है। भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहा है प्राइस मर्जी तुम्हारी कितना भी चेंज कर दो, लेकिन डिमांड में फर्क ही नहीं हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोनों सिचुएशन क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्थिति है। इतना समझ में आया, हाँ या ना? चलो पहले आंसर दो। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में चेंज कैसा होगा? एवरीवन आंसर माय क्वेश्चन। एवरीवन, आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक कि ये वाली चीजें सही से नहीं बता दोगे। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण लोचदार मांग, प्राइस में चेंज कैसा होगा? सब बोलो। माइनर। सर्वेश ही आंसर दे रहे हैं, जैसे बाकी को कोई आंसर दे ही नहीं पा रहा है। प्राइस में चेंज कैसा होगा? माइनर, बहुत हल्का सा। डिमांड में चेंज कैसा होगा? प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज होगा, डिमांड में कैसा चेंज होगा? बहुत मेजर, इनफाइनाइट। परफेक्टली इलास्टिक में, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट यानी असीमित के बराबर होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट यानी असीमित के बराबर होगी। क्या इसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस है? क्या इसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या इसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस है? नहीं। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, रियल लाइफ में इसकी कोई सिचुएशन नहीं होती है। चलो, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कह रहा है? प्राइस में कैसा चेंज होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, बताओ प्राइस में कैसा चेंज होगा? हाँ जी, परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस में कैसा चेंज होगा? हाँ जी बच्चे। मेजर, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। डिमांड में कैसा चेंज होगा? डिमांड में कैसा चेंज होगा?
बिल्कुल नहीं, जीरो। डिमांड में कैसा चेंज होगा? जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर। क्या इसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस है? क्या इसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या इसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस है? नहीं। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये काल्पनिक स्थिति है जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, ओके, डन, परफेक्ट, फाइन, ओके। देखो, अभी तक तो जो हमने सिचुएशन पढ़ी वो दोनों सिचुएशन इमेजिनरी थी, लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिचुएशन समझाऊंगी ये रियल लाइफ की सिचुएशन है। सुन लो ध्यान से। अभी जब तो तुमने एग्जाम्पल दिए, यही एग्जाम्पल्स इन सिचुएशन में आएंगे। अब जो दो सिचुएशन पढ़ाऊंगी ये रियल लाइफ की सिचुएशन होगी, पहले से बता दूं, तो ध्यान से सोच समझ के इसमें आंसर दोगे। ये इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे, इट इज रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से सुनो। थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में आपको कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, थर्ड सिचुएशन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अपेक्षाकृत लोचदार मांग। ठीक है, और फोर्थ सिचुएशन है रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक, हिंदी में कहेंगे अपेक्षाकृत स्थिर मांग। रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी अपेक्षाकृत स्थिर मांग। देखो, अभी तक तुमने यही सिचुएशन में इलास्टिक और इनइलास्टिक के आगे वर्ड पढ़े थे परफेक्ट, है ना? अब यही इलास्टिक और इनइलास्टिक के आगे हम वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव। रिलेटिव यानी कंपैरिजन, यानी तुलना में। रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। रिलेटिवली इलास्टिक कह रहा है, अपेक्षाकृत लोचदार मांग कह रहा है कि भाई यहां पर यही होगा जैसा रियल लाइफ में होता है, यानी कीमतें बदलेंगी तो मांग भी बदलेगी। लेकिन जैसा कि इसमें वर्ड लिखा है रिलेट, यानी तुलना, यानी कंपैरिजन, यानी कहा जा रहा है कि अगर तुम इन दोनों के बीच में तुलना करते हो तो हमेशा देखोगे कि डिमांड में चेंज ज्यादा होगा और प्राइस में चेंज कम होगा। यानी क्या कह रहा है? कीमतें जितना बढ़ेंगी मांग उससे ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाए, कीमतें जितना घटेंगी मांग उससे ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई भी एक चीज है जिसका प्राइस 50% बढ़ जाता है, 50% प्राइस बढ़ गया। अच्छा, प्राइस 50% बढ़ने के कारण उसकी डिमांड 50% से ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाए, यानी ज्यादा तेजी से लोग उसे खरीदना छोड़ दें, या प्राइस 50% गिर जाता है। प्राइस 50% गिरे तो लोग ज्यादा तेजी से उसे खरीदना शुरू कर दें, यानी प्राइस और डिमांड के चेंज के कंपैरिजन में डिमांड का चेंज ज्यादा होगा और प्राइस का चेंज कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बच्चे फॉर्मूला याद है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला था। एक बात बताओ, डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा। किसी भी सिचुएशन में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, हाँ या ना?
आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यस और नो। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच हमेशा 1 से बड़ी होगी। यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में मांग की लोच हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ओके ओके। इसी का जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन है रिलेटिवली इन इलास्टिक। ध्यान से देखिएगा, ये सिचुएशन कह रही है प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा, जैसे रियल लाइफ में होती है। कीमत बदलेगी तो मांग भी बदलेगी, यानी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा। लेकिन अगर प्राइस और डिमांड के चेंज को आपस में कंपेयर करें, प्राइस और डिमांड के चेंज को आपस में तुलना करें, तो हमेशा देखोगे कि प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, डिमांड में चेंज कम आएगा। यानी कीमतें 50% बढ़ेंगी तो डिमांड 50% से कम तेजी से नीचे गिरे। ये कह रहा था कीमतें 50% बढ़ी तो डिमांड 50% से ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाए। यह सिचुएशन कह रही है कीमतें 50% बढ़ेंगी तो डिमांड 50% से कम तेजी से नीचे गिरे। यानी यहां पर डिमांड में चेंज ज्यादा है और यहां पर किस में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज ज्यादा है। ठीक है, डन। अच्छा, अब देखो यहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब नीचे वाला नंबर बड़ा, ऊपर वाला नंबर छोटा, आंसर हमेशा कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, डन। चलो अब मैं पूछती हूं, आंसर देना। इन दोनों सिचुएशन में थर्ड या फोर्थ, सिर्फ इतना बोलना, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, नमक यानी सॉल्ट थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा? नमक यानी सॉल्ट थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा? हाँ जी बच्चे, जल्दी बताओ, नमक या सॉल्ट थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा? ओके तो एक बात बताओ, मान लो नमक का प्राइस 50% से बढ़ जाता है। मान लो नमक का प्राइस 50% से बढ़ जाता है। तुम ये सोचो, उस पे लोग, इंडिया के 50% लोग नमक खरीदना छोड़ देंगे? यस और नो? नहीं छोड़ेंगे ना। कब लोग छोड़ेंगे और ज्यादा लोग छोड़ेंगे? नमक का प्राइस अगर 50% बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत हल्का सा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बेसिक नेसेसिटी है, लोग फिर भी खरीदेंगे, है ना। यानी प्राइस तो ज्यादा चेंज हुआ लेकिन डिमांड इतना नहीं चेंज हुआ, डिमांड कम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भाई बेसिक नेसेसिटी है, हम फिर भी खरीदेंगे। और इसीलिए याद रखिएगा, जितनी भी रोज आना की जरूरत की चीजें हैं, यहाँ बेसिक नेसेसिटीज है, यानी रोज आना की जरूरत की चीजें, बेसिक नेसेसिटीज हमेशा किस में आएंगी? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में आएंगी। ठीक है, ठीक है बच्चा। जैसे हो गया नमक, मिल्क, ठीक है। अब इसी तरीके से जितनी लग्जरी होंगी, सारी की सारी लग्जरी रिलेटिवली इलास्टिक होगा। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि आईफोन, फॉर एग्जांपल जैसे कि आईफोन, एक बात बताओ, आईफोन की कीमत 50% बढ़ जाए, आईफोन की कीमत 50% बढ़ जाए, ठीक है। एक बात बताओ, लोग ज्यादा तेजी से आईफोन खरीदना छोड़ेंगे या कम तेजी से? भाई 50% अगर बढ़ जाता है तो लोग बहुत तेजी से आईफोन खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि आईफोन इज नॉट अ नेसेसिटी। हम बिना आईफोन के भी जिंदा रह सकते हैं। हर कोई पागल तो है नहीं जो वो 50% ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाए।
लोग बहुत तेजी से खरीदना छोड़ देंगे। और वहीं पर मान लो आज दिन भर के लिए डिस्काउंट लग जाए आईफोन में कि भाई 50,000 का आईफोन 25,000 का मिल रहा है, दिन भर के लिए डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट लग जाए आईफोन में, यानी आप 50,000 का आईफोन कितने का मिल रहा है, 25,000 का। तुम देखो कि इंडिया में बहुत तेजी से लोग खरीदना शुरू कर देंगे आईफोन। जिनका फोन टूट नहीं रहा होगा ना, वो दिमाग में फेंक फेंक के अपना फोन तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 50% कम हुआ है प्राइस, यानी प्राइस 50% घटेगा, लोग तेजी से खरीदना शुरू कर देंगे, यानी डिमांड में चेंज ज्यादा, प्राइस में चेंज कम। 50% बढ़ेगा, लोग तेजी से खरीदना छोड़ देंगे, यानी डिमांड में चेंज ज्यादा, प्राइस में चेंज कम। यानी जितने लग्जरी है वो इलास्टिक होगा, जितने नेसेसिटीज है वो इन इलास्टिक होगा। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। गोल्ड, सोना थर्ड में आएगा या फोर्थ में? सोना, गोल्ड थर्ड में आएगा या फोर्थ में? बोलो, सब बोलो, आंसर दो। थर्ड, सोना, गोल्ड इज रिलेटिवली इलास्टिक। पेट्रोल, पेट्रोल किस में आएगा, थर्ड में या फोर्थ में? पेट्रोल किस में आएगा? पेट्रोल, पेट्रोल इज अ बेसिक नेसेसिटी, जरूरत की चीज है हमारे लिए, तो फोर्थ में आएगा। अच्छा बताओ, शराब, एल्कोहल थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा? शराब यानी एल्कोहल थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा? हाँ बोलो भाई। कुल मिला के मतलब ये पूछ रही हूं मैं कि शराब पीना तुम्हारे लिए बेसिक नेसेसिटी है, लग्जरी आइटम है? अरे बहुत लोगों के लिए बेसिक निकल के आ रहा है, देख रही हूं मैं। सही स्थिति में नहीं चल रहे हो तुम लोग। शराब पीना इज अ बेसिक नेसेसिटी और अ लग्जरी आइटम। भाई देखो, जितनी भी ना लत लगने वाली चीजें हैं, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब नेसेसिटीज में ही आती है, यानी ये लती चीजें होती हैं। यहाँ पर डिमांड जो है लोग इतनी तेजी से कम नहीं कर पाते, ठीक है? तो जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, ये इन इलास्टिक में आएगा, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है, ये लत लगने वाली चीजें हैं, ठीक है? ओके। अच्छा बताओ, मेडिसिन इलास्टिक है या इन इलास्टिक, थर्ड या फोर्थ? मेडिसिन, मेडिसिन ऑफ कोर्स इन इलास्टिक है, नेसेसिटीज है, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन, ओहो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन होगी हमारे लिए, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी एकात्मक लोचदार मांग। अब ये सिचुएशन क्या कहती है? ये सिचुएशन कह रही है प्राइस में जितना चेंज होगा, डिमांड पर भी उतना ही चेंज होगा, यानी कीमत अगर 50% बढ़ी, डिमांड 50% ही घटेगी। कीमत 50% कम हुई, डिमांड सिर्फ 50% ही बढ़ेगी, यानी प्राइस और डिमांड में चेंज बराबर होगा। अब ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां पर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी इस कंडीशन पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 के बराबर। और ये भी क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्थिति, इसका भी रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो 5 सिचुएशन थी बच्चे, 5 में से 3 इमेजिनरी है। कौन कौन सी? 5 में से 3 इमेजिनरी, कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक
और यूनिटरी इलास्टिक, ये तीनों क्या है, इमेजिनरी। सिर्फ दो रियल लाइफ की सिचुएशन थी, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक यानी हमारे लिए जैसे कि लग्जरी आइटम, और इनइलास्टिक जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, ओके। अब एक बार बच्चे ये पूरा लिख के खत्म करो, ये टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवाया है, एक बार इसे लिख के कंप्लीट करो, ठीक है, सारे के सारे बच्चे, फिर उसको रिवाइज करेंगे हम, बट रिवाइज नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी। पहले लिखो बच्चे सबके सब। लिख लो बच्चे। डन है, ओके, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, शुरू का पेज करना भूल गई, चलो पहले ये लिख लो पांचों सिचुएशन, फिर शुरू का पेज भी कर दूंगी। पहले ये लिख लो पांचों सिचुएशन, फिर शुरू का पेज भी कर दूंगी, ठीक है। पहले ये लिख लो बच्चे, फिर शुरू का पेज भी कर दूंगी, ओके। लिखो। डन है बच्चा। डन। चलो इसको लिखो। ठीक है, ओके। अब तुम ये वाला लिख लो पोर्शन, सबके सब फर्स्ट पेज का पोर्शन लिख लो, ये लिख लो सब। हो गया। चलो बताओ, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई सबको, हाँ या ना, पहले ये बताओ। अब रिवाइज करवाएंगे मैम, व्हाट इज नेसेसिटीज ऑफ इलास्टिक सिचुएशन इन इकोनॉमिक्स। बेटा ये कोई सिचुएशन नहीं होती, नेसेसिटीज ऑफ इलास्टिक, व्हाट इज नेसेसिटीज ऑफ इलास्टिक। साइड हो जाओ, ओके।
तो चलो आज की क्लास समझ में आई सबको अच्छी तरीके से। कल इसी को पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे, और कल जो है टाइप्स ऑफ गुड स्पीक पढ़ेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू शिव शंकर जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू शिव। ऑल क्लियर। चलो एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेना स्टूडेंट्स, एक बार सबके सब बच्चों को कल ये रिवाइज करके आना है, क्योंकि कल मैं पहले ये पूछूंगी उसके बाद आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो कल प्लीज रिवाइज करके आना सारे के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चा, चलिए थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चा, टेक केयर एवरीवन, बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चा, थैंक यू।